आजकल क्रिसमस और उपहारों की बातें हो रही हैं। नया वर्ष भी आने वाला अब है तो क्रिसमस होके चुका है, हाँ। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, शायद आपने भी पढ़ी हो। वो ओ हेनरी वाली, ओ हेनरी की गिफ्ट, द गिफ्ट ऑफ द मजाए। या हाँ, वही 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 वाली वाली, हाँ। कहानी। राइट, तो राइट, उसमें हाँ। शायद दो किरदार थे जो आपस में एक दूसरे को काफ़ी चाहते हैं और क्रिसमस पर एक गिफ्ट गिफ्ट देना देना चाहते हैं। चाहते हैं, हाँ। और उनके गिफ्ट जो मतलब वो चाह रहे थे और दे नहीं पा रहे थे, और फिर कैसे वो गिफ्ट दिए उन्होंने, और फिर भी वो गिफ्ट इस्तेमाल नहीं कर पाए। मतलब हाँ, गरीबी होने के कारण भी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा त्याग किया और गिफ्ट एक दूसरे को दिए भी, और मगर इस्तेमाल भी नहीं कर पाए। तो चलिए इसी आज यही कहानी सुनते हैं। चलिए। $1 और 87 सेंट, बस। इनमें से भी 60 सेंट के तो पेनी है। पेनी जो कभी मोदी, कभी भाजी वाले, कभी कसाई के साथ होशियारी बरत करके एक एक दो दो करके बचाए गए थे, जिनसे सौदा करने में कंजूस होने का मूक आरोप सहते सहते शर्म से गाल लाल हो जाए। डेला ने 3 बार गिना, $1 और 87 सेंट, और दूसरे ही दिन था क्रिसमस। ऐसी परिस्थिति में अपने गंदे नन्हे पलंग पर गिरकर बिलखने के सिवाय और चारा ही क्या था। तो डेला ने भी वही किया। इससे इस विचार की पुष्टि होती है कि जिंदगी आहों और मुस्कानों का नाम है, जिसमें भी आहों की ही प्रधानता है। आइए, जब तक ये गृहिणी दुख की एक सीमा से दूसरी में जा रही है, हम उसके मकान पर एक नज़र डाल लें। $8 प्रति सप्ताह का सजा हुआ फ्लैट, जिसका वर्णन तो क्या किया जाए। इतना ही कहना काफी होगा कि कम आमदनी वाले लोग ऐसे ही मकान ढूंढा करते हैं। नीचे दरवाजे पर एक लेटर बॉक्स, जिसमें कभी कोई पत्र नहीं आता, और एक बिजली का बटन, जिसे दबाकर कोई भी घंटी की आवाज नहीं निकाल सकता। उसी के बराबर लगी हुई एक तख्ती पर लिखा है, मिस्टर जेम्स दिलिंघम यंग। दिलिंघम शब्द उस समय जोड़ा गया था जब पहले कभी उनके पास समृद्धि हुआ करती थी, और जब उन्हें हर हफ्ते $30 मिला करते थे। अब जब आमदनी घटकर $20 हो गई है, दिलिंघम के अक्षर धुंधले से दिखाई देते हैं, जैसे कि वे अपने प्रथम अक्षर दी में ही सिकुड़ कर मिल जाने की आकांक्षा रखते हों। जब कभी भी मिस्टर जेम्स दिलिंघम यंग घर लौटते और ऊपर अपने फ्लैट में पहुंचते, उन्हें जिम नाम से पुकारा जाता और श्रीमती जेम्स दिलिंघम यंग, जिनसे हम दैला के नाम से परिचित हो चुके हैं, उन्हें आलिंगन में कस लेती। डेला ने रोना बंद किया और पाउडर लगाने का कपड़ा अपने गालों पर फिराने लगी। वो खिड़की के पास खड़ी हो गई और मकान के पिछवाड़े आहते पर घूमती हुई सफेद बिल्ली को यूं ही देखती रही। कल क्रिसमस का दिन है और उसके पास केवल $1 और 87 सेंट है, जिससे जिम के लिए उपहार खरीद सके। कितने महीनों से वो एक एक पैनी करके बचा रही है, और उसका ये नतीजा। एक हफ्ते में $20 से क्या होता है। खर्चा उसके अंदाज से ज्यादा हो गया था। ऐसा हमेशा ही होता आया है। जिनके लिए उपहार खरीदने को केवल $1.87, उसका प्यारा जिम। उसके लिए कोई बढ़िया चीज लाने की योजना बनाने में उसने कितनी सुखद घड़ियां बिता दी थी। कोई बढ़िया, अनूठी और कीमती चीज, कुछ ऐसी जो जिम के पास रहने का सौभाग्य पाने की योग्यता रखती हो। कमरे की दो खिड़कियों के बीच बड़ा सा दर्पण था। शायद आपने $8 वाले कमरे में कभी बड़ा दर्पण देखा हो। कोई बहुत दुबला और चपल व्यक्ति ही उन लंबी धज्जियों में छाया देखकर अपनी छवि का सही अनुमान लगा सकता था। दैला भी दुबली होने के कारण इस कला में निपुण थी। एकाएक खिड़की से घूमकर वह दर्पण के सामने जा खड़ी हुई। उसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन उसके चेहरे से 20 सेकंड में ही रंग उड़ चला। उसने शीघ्रता से अपने केशों को खोल दिया और अपनी पूरी लंबाई तक उन्हें नीचे लटकने दिया। तो जेम्स दिलिंघम यंग के अपने अधिकार में दो ही वस्तुएं थीं, जिन पर दोनों को अत्यंत गर्व था। एक थी जिम की सोने की घड़ी, जो कभी उसके पिता और दादा के पास भी रह चुकी थी। दूसरे थे डेला के केश। अगर सड़क के उस पार
वाले फ्लैट में स्वयं शैबा की रानी रहती तो उसके हीरे जवाहरातों और उपहारों को नीचा दिखाने के लिए देला अपने केशों को सुखाने के बहाने किसी दिन खिड़की के बाहर जरूर लटकाए रखती। और अगर बादशाह सोलोमन भी वहां अपने खजाने का ढेर लगाकर द्वारपाल की तरह खड़ा होता तो सिर्फ ईर्ष्यावश उनका दाढ़ी नोचना देखने के लिए जितनी बार जिम उधर से निकलता अपनी घड़ी निकाल कर समय जरूर देखता। अब दैला के खूबसूरत केश भूरे पानी के झरने की तरह चमकते हुए लहरा कर लटक रहे थे। वे उसके घुटनों से भी नीचे पहुंचते थे और किसी हद तक उसके लिए पोशाक का काम दे रहे थे। और तब उसने निराशा से शीघ्र ही उन्हें वापस बांध लिया। एक क्षण के लिए वह सिहर उठी, फिर चुपचाप खड़ी रही और उसकी आंख से एक या दो बूंद आंसू फटी पुरानी लाल दरी पर बिखर गए। उसने अपना पुराना लाल जैकेट पहना और उसी रंग का हैट लगाया। अपनी स्कर्ट को एक घुमाव देकर आंखों से अभी तक वही तेज चमक लिए वह शीघ्रता से दरवाजे से बाहर निकली और सीढ़ियां उतरकर बाहर सड़क पर आ गई। जहां वह पहुंची वहां लिखा था, मैडम सॉफ्रोनी, सभी प्रकार के केश प्रसाधनों की विक्रेता। दैला लपक कर एक मंजिल जीना चढ़ गई और हाँफते हुए अपने आप को संभालने लगी। दुकान मालकिन एक बहुत गोरी और मोटी महिला थी। दैला ने पूछा, क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी? महिला ने कहा, क्यों नहीं, यही तो हमारा धंधा है। जरा अपना हैट हटाकर मुझे आपके बालों पर एक नजर डालने दीजिए। भूरे केशों का झरना उमड़ पड़ा। अपने अभ्यस्त हाथों में केश राशि को उठाते हुए महिला बोली, $20। दैला बोली, जल्दी कीजिए। और उसके बाद अगले 2 घंटे तो मानो सुनहरे पंखों पर उड़ गए। इस दरमियान वह जिम के लिए उपहार खोजती हुई दुकान दुकान छान रही थी। आखिरकार उसे एक चीज मिल ही गई, एक ऐसी चीज जो सिर्फ जिम के लिए ही बनी थी और किसी के लिए नहीं। उसके समान और कोई चीज कहीं किसी दुकान में नहीं दिखी थी। वह चीज थी एक साफ और सादी प्लेटिनम की बनी हुई जेबी चेन, जिसकी वास्तविक कीमत बाहर टीम टाम में ना होकर उसकी धातु में थी, जैसे कि हर अच्छी चीज की होती है। वह उस घड़ी के योग्य थी। जो ही उसने उसे देखा उसे लगा कि वह जिम की ही है। वह जिम के जैसी ही थी, मूल्यवान और नीरव। ये दोनों गुण दोनों ही में निहित थे। उसके $21 चुकाकर बाकी बचे 87 सेंट लिए वह घर लौट आई। घड़ी के साथ वह चेन होने पर जिम अपने साथियों के बीच जरूर ही समय देखने की उत्कंठा रख सकता था। इतनी शानदार घड़ी के साथ चेन की जगह चमड़े का पट्टा होने के कारण वो कभी कभी छुपाकर ही उसमें समय देखता था। घर पहुंचने पर तर्क और विवेक के सामने दैला का नशा जरा सा उतरा। उसने अपने केशों में लगे हुए छल्ले निकाल लिए और गैस का स्टोव जलाकर कुछ काम करने लगी, जिससे उदार प्रेम के आवेश में हुई इस तबाही की पीड़ा कुछ कम हो सके। वह सचमुच एक भयंकर काम है और बड़ा भी। कोई 40 मिनट में ही उसका सिर छोटे छोटे पास पास जुड़े हुए घुंघराले बालों से ढक गया, जिससे वह स्कूल से मुंह चुराने वाले किसी लड़के की तरह दिखने लगी। अपने दर्पण में अपनी प्रतिष्ठा को बहुत देर तक सावधानी और आलोचनात्मक दृष्टि से देखा। उसने अपने आप से कहा, अगर मुझे दोबारा देखे बिना ही कहीं जिम ने मार नहीं डाला तो वह जरूर कहेगा कि मैं कोनी द्वीप की नटनी सी लगती हूं। उफ, पर मैं क्या करती? $1.87 से मैं कर भी क्या सकती थी? 7 बजे तक कॉफी बन चुकी थी और मांस के टुकड़े तलने के लिए स्टोव पर कढ़ाई गरम रखी थी। जिम को कभी देरी नहीं होती। दैला अपने हाथ में उस चेन को समेटकर मेज के एक कोने पर दरवाजे के पास बैठ गई, जिसमें होकर जिम रोज अंदर आता था। तभी उसने नीचे सीढ़ियों पर उसकी पदचाप सुनी और एक क्षण के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रोजमर्रा की साधारण बातों के लिए भगवान से प्रार्थना करना उसकी आदत थी। और तभी उसके होठों से निकला, भगवान, उसे ऐसी मति देना कि वह अब भी मुझे सुंदर समझे। दरवाजा खुला और जिम ने अंदर आकर उसे बंद कर दिया। वह दुबला और गंभीर दिख रहा था। बेचारा
अभी सिर्फ 22 ही वर्ष का था, ऊपर से यह गृहस्थी का बोझ। उसे नए ओवरकोट की जरूरत थी और उसके पास दस्ताने भी नहीं थे। दरवाजे के भीतर आकर जिम थम गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बटेर की खुशबू पाकर शिकारी कुत्ता निश्चल हो जाता है। उसकी दृष्टि दैला पर टिकी थी और उसमें एक ऐसी व्यंजना थी जो उससे पढ़ी नहीं जा रही थी, और इस कारण वह एकदम से डर गई। वह अभिव्यंजना न क्रोध की थी, न आश्चर्य की, न अस्वीकृति की, न आतंक की। न ही वह ऐसी कोई अनुभूति थी जिसे सहन करने के लिए दैला तैयार हो चुकी थी। अपने चेहरे पर वह विशेष भाव लिए वह दैला की ओर सहज घूरता रहा। दैला झटपटाकर मेज से उतरी और उसके पास गई। वो रुआसी होकर कहने लगी, जिम प्यारे, मेरी तरफ इस तरह मत देखो। मुझे अपने बाल कटाकर बेच देने पड़े क्योंकि तुम्हें उपहार दिए बिना मैं ये क्रिसमस काट नहीं सकती थी। बालों का क्या, यह तो घर की खेती है, फिर उगाएंगे, तुम चिंता मत करो। मुझे ये काम करना ही पड़ा। मेरे बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। क्रिसमस मुबारक हो जिम। हमें खुश होना चाहिए। तुम्हें खबर नहीं मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी, कितनी सुंदर अच्छी वाली भेंट लाई हूं। क्या तुमने अपने बाल कटवा लिए? जिम ने काफी प्रयत्न करते हुए पूछा, जैसे बहुत विचारने के बाद भी वह उसे प्रत्यक्ष सत्य तक ना पहुंच पाया हो। हाँ, कटवाए भी और बेच भी दिए, दैला ने कहा। क्या तुम मुझे पहले की तरह नहीं चाहते हो? केशों के बिना भी मैं तो वही हूं ना? जिम ने जिज्ञासा भरी दृष्टि से कमरे में चारों ओर देखा, फिर मूर्खों की तरह बोला, तुम कहती हो तुम्हारे बाल चले गए? दैला बोली, उन्हें ढूंढने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, वो बेच दिए। मैं कहती हूँ बेच दिए और चले भी गए। क्रिसमस की सांझ है प्यारे, मुझे माफ करना क्योंकि वे तुम्हारे लिए ही जा चुके हैं। एकाएक गंभीर स्वर में मिठास भरकर वो कहने लगी, शायद मेरे सिर के बाल गिनती के थे, पर तुम्हारे प्रति मेरे प्यार का कोई अंदाज नहीं लगा सकता। क्या मैं पकौड़ियां बनाऊं जिम? जिम जैसे बेहोशी से जागता हुआ सा लगा। उसने दैला को छाती से लगा लिया। अब 10 सेकंड के लिए हम दूसरी दिशा में किसी अतर्क संगत तथ्य पर सावधानी से छानबीन कर लें। सप्ताह के $8 हों या साल के 10 लाख, क्या फर्क है? किसी गणितज्ञ या ज्ञानी से पूछिए तो वह गलत उत्तर देगा। मैगियों में अमूल्य उपहार देने की प्रथा थी, पर यह उपहार उनमें से नहीं था। इस कठिन विचार पर बाद में प्रकाश डाला जाएगा। अपने ओवरकोट की जेब से जिम ने एक पैकेट निकाला और उसे मेज पर रख दिया। बोला, मुझे गलत मत समझना दैला। दुनिया की कोई भी चीज, चाहे वे बाल कटाना हो या और कुछ, तुम्हारे प्रति मेरे प्यार को कम नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुम इस पैकेट को खोलोगी तो तुम्हें मालूम होगा कि पहले तुम्हें देखकर मैं क्यों स्तब्ध रह गया था। सफेद उंगलियों ने चपलता से उस कागज और डोरी को तोड़ा और तभी खुशी की एक उल्लास भरी चीख, और बाद में यह लो। सहसा सब कुछ नारी सुलभ आंसुओं और सिसकियों में परिवर्तित हो गया, जिसे रोकने में गृह स्वामी को अपनी सारी तरकीबें काम में लानी पड़ी, क्योंकि वहां बिखरे थे कंघों का एक संग्रह, मांग में लगाने और पीछे लगाने के, जिन्हें बाजार की बड़ी दुकान की खिड़कियों में देखकर पाने के लिए कई दिनों तक दैला ने उपासना की थी। सुंदर कंघे, सिर्फ टोटोय शेल की बड़े कंघे, जिनके गोल किनारों पर जड़े हुए नग उन विलीन हुए केशों के रंग पर फपते थे। वह जानती थी कि वे बहुत कीमती थे और निराश हृदय उनकी चाहना भर कर सकता था। और अब वे उसके थे, पर वे घुंघराले बाल जो उनसे सजने की आकांक्षा रखते थे अब जा चुके थे। दैला ने उन कंघों को छाती से चिपका लिया और आखिर अपनी डबडबाई आंखों को ऊपर उठाकर मुस्कुराते हुए बोली, जिम, मेरे बाल बहुत जल्दी उगते हैं। जिम ने अभी तक उसके उपहार को देखा नहीं था। उसने उत्सुकता से अपनी खुली हथेली पर रखकर उसे जिम के सामने बढ़ा दिया। उस अमूल्य जड़ धातु में जैसे उसकी उज्ज्वलता और उत्कट
चेतना चमक रही थी। बढ़िया है कि नहीं जिम? मैंने इनके लिए सारा शहर छान मारा और अब तुम्हें दिन में 100 बार घड़ी देखने की जरूरत पड़ेगी। जरा तुम्हारी घड़ी तो देना, देखूं ये उन पर कैसी लगती है। किंतु घड़ी निकाल कर देने की बजाय जिम बिस्तर पर लुढ़क गया और दोनों हाथों पर सिर को टिकाकर मुस्कुराने लगा। जिम बोला, डेला, इन क्रिसमस उपहारों को अभी अलग रख दो। अभी ये हमारे काम आने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। तुम्हारे कंघे खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम करने की खातिर मैंने घड़ी बेच दी है। अब तुम अगर पकौड़ियाँ बनाओगी तो कैसा रहेगा?